ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता हैं डॉक्टर योगेश खंडेलवाल। सर ने अपनी बीएचएमएस से एमडी सर ने अपनी बीएचएमएस से एमडी होम्योपैथी की है और उन्हें लगभग 19 वर्षों का समृद्ध क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। वे विशेष रूप से क्रॉनिक ऑटो इम्यून एंड जटिल रोगों के उपचार में विशेषज्ञ हैं और क्लासिकल होम्योपैथी के सिद्धांतों पर आधारित समग्र उपचार प्रदान करते हैं। वे सीएनसी होम्योपैथी के संस्थापक हैं तथा जयपुर और गुरुग्राम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर्स ग्लोरी अवार्ड 2024 एवं 2026 से सम्मानित किया गया है। आइए हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। Good evening, everyone. Myself, Dr. Yogesh Khandelwal. होम्योपैथी चिकित्सा में मुझे काम करते हुए 19 साल हो गए हैं और आप सुन पा रहे हैं मेरे को सब। आई होप सब सुन पा रहे होंगे। चिकित्सा पद्धति में मुझे काम करते हुए 19 साल हुए हैं और इन 19 सालों में मैंने ये रियलाइज किया है कि क्लासिकल होम्योपैथी और क्लासिकल सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है। अगर हम क्लासिकल वे में और होलिस्टिक अप्रोच से काम करते हैं तो होम्योपैथी में जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जा सकता है। ये मेरा 19 सालों का अनुभव रहा है। जब मैंने शुरुआत में, मैं 2 मिनट लूंगा अपने बारे में बताने के लिए, उसके बाद मैं सीधे टॉपिक पे आऊंगा। समय कम है और टॉपिक बड़ा है। अ, जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने 2 साल सारे केसेस को, 3 साल, 2-3 साल सारे जितने भी केस होते हैं उन सबको देखा चालू किया फॉर सर्वाइवल, कि यार अपना सर्वाइवल करें। लेकिन जब लगा कि अब सर्वाइवल हो सकता है इसमें आराम से, तब मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तब सबसे पहली जरूरत थी, जो मैंने देखा है होम्योपैथी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कि उनको ये नहीं पता कि उनका स्कोप क्या है। और जब इनको स्कोप नहीं पता होता तो अ, मेरी आवाज कम आ रही है आपको? मैं एक बार वॉल्यूम बढ़ा के देखता हूं। अब आ रही है आपको आवाज प्रॉपरली? कैन यू हियर मी? ठीक है। तो शुरुआत में जब मैंने देखा कि एक अप्रोच बनानी पड़ेगी, एक अपना वे, अपना अप्रोच देखना पड़ेगा कि हम, हमारा फील्ड क्या है। बेसिकली क्या होता है कि हमें हमारा फील्ड नहीं पता होता। तब मैंने शुरू के 3 सालों बाद ये रियलाइज किया कि यार होम्योपैथी का फील्ड क्या है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपना फील्ड अगर पता होता है तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जनरली लोग हर केस को कह देते हैं कि हम इस केस को ठीक करेंगे, इस केस को ठीक करते हैं, इस केस को ठीक करेंगे, बट मेरा मानना है कि एक पर्टिकुलरली आप अपने फील्ड को चुने कि होम्योपैथी कहाँ सर्वाइव करती है बहुत अच्छी तरीके से। तो फंक्शनल डिसऑर्डर जितने भी हैं उन सब में होम्योपैथी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। अगर वो फंक्शनल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है और उसमें अगर पैथोलॉजी भी इन्वॉल्व है तो इस तरह के केस आप होम्योपैथी में बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। तो इसी की कड़ी में जब प्रैक्टिस चालू हुई तो कुछ बीमारियां सामने आने लगी कि यार ये ठीक नहीं होती है, ये ठीक नहीं हो रही है। तो जहां पर एलोपैथी फेल हो रही है उसको ढूंढा कि यार एलोपैथी कहाँ फेल हो रही है। एलोपैथी फंक्शनल डिसऑर्डर जितने भी हैं, एलर्जी जितनी भी हैं, वहां पर एलोपैथी का कोई काम नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी को क्रिटिक नहीं करूंगा, बट एक फील्ड की लिमिटेशन होती है। अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है तो उनका सीधा सीधा इलाज है कि वो सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी इज नॉट अ क्योर, इट्स अ मैनेजमेंट। लोग इसको क्योर समझते हैं बट ये क्योर नहीं है, ये मैनेजमेंट है कि आपको ये तकलीफ हुई थी, आपका ये पार्टी हटा दी।
इट्स नॉट इलाज, इसको इलाज नहीं कहते, इसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो इस चीज को मैनेज कर लेते हैं। बट फंक्शनल डिसऑर्डर जहाँ आते हैं, उन फंक्शनल डिसऑर्डर्स में मैनेज करना नहीं हो सकता है। आप उसको जनरली आपने देखा होगा कि एलोपैथी साइंस में जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ती है। थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, एलर्जी हो गई, किसी भी तरह की एलर्जी हो गई, आप लाइफ लॉन्ग दवा लेंगे तो आपका काम चलता रहेगा, बट आप क्योर पे नहीं जा पाएंगे। कारण एक ही है कि आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप रूट कॉज पे जा सके। इसलिए जब मैंने रियलाइज किया कि एलोपैथी साइंस में ऑटो इम्यून को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा है और वो कर नहीं पाएंगे इस चीज को, बिकॉज ऑटो इम्यूनिटी का कॉज वो है जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। और जब होम्योपैथी का प्रिंसिपल किसी का कॉज है तो होम्योपैथी सर्वाइव कर पाएगी। इसको हम जब आगे पढ़ेंगे ऑटोइम्यूनिटी में तो आप क्लियर कर पाएंगे। इसलिए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा कि मैं पिछले 13-14 सालों से सिर्फ और सिर्फ ऑटोइम्यून पर काम कर रहा हूँ कि यार इस पे कैसे अपन काम कर पाए, और इसी के तहत मेरे काफी नॉलेज भी मैंने गेन करी, कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैंने किया, और उस एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए सानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे फोरम पर बुलाया और अपने व्यूज देने के लिए आमंत्रित किया। मैं क्लास को बोरिंग नहीं करूंगा, पहली बात तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी को भी कोई तकलीफ नजर आए तो आप मुझे चैट पर एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको देख करके लास्ट में आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी बात, जितने लोग भी यहाँ अभी सुन रहे हैं और जब आएंगे, इट्स नॉट अ क्लास और इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स अ डिस्कशन। मैं कोई नहीं हूँ ऐसा इंसान जो किसी को पढ़ा सके या किसी को ज्ञान दे सके। मैं खुद ज्ञान ले रहा हूँ तो दूसरे को ज्ञान क्या दूंगा, मेरा ये मानना है। बट हाँ, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि अपन एक डिस्कशन कर सकें, अपन उस अप्रोच पे पहुंच सके कि होम्योपैथी का फील्ड कहाँ कहाँ हो सकता है। तो लेट स्टार्ट विद ऑटोइम्यूनिटी। मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप एक पीपीटी है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। एक छोटा सा मुझे मैसेज दे देंगे प्लीज आप लोग कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। प्लीज एक मैसेज दे देंगे, यस, थैंक यू। ओके, रोल ऑफ होम्योपैथी इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। व्हाट इज ऑटोइम्यूनिटी? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इम्यूनिटी क्या चीज है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को आप इसको थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज समझते हैं। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की आर्मी है। जिस तरह से देश को बचाने के लिए आर्मी होती है, उस तरह से हमारे शरीर को बचाने के लिए इम्यूनिटी होती है। आर्मी प्रोड्यूस करती है सोल्जर्स। ये सोल्जर्स जो होते हैं वो हमारी बाहर के जितने भी फॉरेन दुश्मन होते हैं, जितने भी दुश्मन हैं उन सबसे लड़ते हैं और हमारी कंट्री को बचाते हैं। तो फॉरेन इन्वेंटर जो टेररिस्ट कह लीजिए, फॉरेन इन्वेंटर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो जब हमारी कंट्री पर अटैक करते हैं तो हमारी सोल्जर्स उसे बचाते हैं, और ये हमारी सोल्जर हमारी कंट्री को बचाने का काम करते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से अगर बॉडी को देखा जाए तो बॉडी के अंदर जो सोल्जर्स हैं वो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या चीज है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? शरीर को स्वस्थ रखने का एक तंत्र, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। उस तंत्र में कुछ सेल्स हैं, वो है बीटा सेल्स और टी सेल्स। इनको पूरा नाम बोला जाता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। क्यों बोला जाता है इनको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट? बिकॉज जितनी भी इम्यूनिटी होती है वो बनती है बॉडी के अंदर, और दो प्लेस है जहां पर बनती है। पहली जगह है बोन मैरो और दूसरी जगह है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो जो बोन मैरो में बनती हैं उन्हें बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस में बनते हैं उसे बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट।
बी लिम्फोसाइट जो होती हैं बॉडी की ह्यूमरल इम्यूनिटी को कवर करते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सेल इम्यूनिटी को कंप्लीट करते हैं। ये बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए अपन कभी और किसी दिन होगा तब देखेंगे। तो जो हमारी बॉडी के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो है हमारी बॉडी के सोल्जर। जब हमारी बॉडी पर कोई एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी बाहर का इन्वेजन हमारी बॉडी पर जब अटैक करता है, तो हमारी बॉडी के बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इस बॉडी के साथ इन एंटीजन के विरुद्ध काम करते हैं और एक एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। वो एंटीबॉडी इन एंटीजन के साथ मिल करके एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। फिर उस कॉम्प्लेक्स में, फिर लेमन लैंग्वेज यूज करूंगा, फिर उस कॉम्प्लेक्स में लड़ाई होती है। वो लड़ाई होती है एंटीजन्स की और एंटीबॉडी की। जब एंटीबॉडी हमारी एंटीजन से हार जाती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है, और एंटीबॉडी एंटीजन को खा जाती है तो हमारा शरीर उस बैक्टीरिया, उस वायरस से प्रभावित नहीं होता, और हमारी बीमारियों को, हमारे शरीर को बीमारी नहीं लगती है। इसलिए कहा जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो गई थी उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया। 4 जने थे, 4 जनों में से 2 को खराब हुई, 2 को खराब नहीं, इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी खराब थी। उनके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जब लड़ाई करे, जो उन्होंने एंटीबॉडी भेजी और जो उन्होंने लड़ाई करी, उस लड़ाई में एंटीजन जीता, एंटीबॉडी हारा। एंटीबॉडी हारा तो हम बीमार हो गए। जो 2 लोग बीमार नहीं पड़े, उन लोगों की एंटीबॉडी जीती तो वो बीमार नहीं पड़े। तो दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। द बेसिक रूल, वैसे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये इम्यूनिटी, बट अपन की लेक्चर बहुत छोटा है और इसको छोटे में खत्म करना है, तो इम्यूनिटी को सिंपल भाषा में समझा जाए कि बाहर का एंटीजन जो आया, फॉरेन पार्टिकल जो आया, फॉरेन जो भी चीज हमारी बॉडी के अंदर आई, उसको हमारी सेल, हमारी बॉडी के सोल्जर्स यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अटैक करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उससे हम निजात पा जाते हैं। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत ही सिंपल। जब शरीर ही शरीर को खाने लगे तो ऑटो इम्यूनिटी बने। मतलब जब हमारा ही शरीर हमारे अगेंस्ट काम करता है तो ऑटो इम्यूनिटी बन जाती है। घर का भेदी लंका ढाए विभीषण। जब घर का भेद ही घर का भेद बताने लग जाए तो घर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। उसी तरीके से जब हमारी सेल्स ही, हमारे सोल्जर्स ही जब हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऑटो इम्यूनिटी बन जाती है। अब ये बनते ऐसे क्या होते हैं? जनरली क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के सोल्जर है। ये जब भी कोई बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है तो ये पैदा होने लग जाते हैं। अब उनमें से कुछ, जैसे मान लीजिए 100 सैनिक पैदा हुए, 100 टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट पैदा हुए, उनमें से 20 बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पागल हो गए। उसको अपन लेमन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पागल हो गए। बेसिकली वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं। जब वो मिसगाइडेड हो जाते हैं तो वो अपने ही बॉडी के टिश्यूज को खाने लगते हैं। जब वो अपनी ही बॉडी के टिश्यू को खाने लगते हैं तो दिस इज कॉल्ड एंटीजन। जो मैंने आपको बताया पहले कि इम्यूनिटी में एंटीजन बाहर का होता है, पर इसमें बाहर का अटैक नहीं हुआ है। इसमें इन जो पागल हो गए हैं, जो सोल्जर, जो ओवर एक्टिव हो गए हैं सोल्जर, उन ओवर एक्टिव सोल्जर्स ने अपनी ही बॉडी के टिश्यूज को खाना चालू कर दिया, और अपनी ही बॉडी के टिश्यू को जब खाने लगे तो वो एंटीजन में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन बना तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी वापस बनने लगती है, क्योंकि कुछ सोल्जर हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। जब वो लड़ाई करते हैं तो इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। इस इन्फ्लामेशन को ही ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। इसीलिए जब भी आप ऑटो इम्यूनिटी का टेस्ट कराते हैं तो ऑटो इम्यूनिटी में 2 टेस्ट बहुत मैंडेटरी होते हैं, ईएसआर एंड सीआरपी। दोनों ही टेस्ट बॉडी में इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन को शो करते हैं। इसलिए ऑटो इम्यूनिटी का मेन टेस्ट सीआरपी और ईएसआर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लामेशन से लिंक होता है, और जब इन्फ्लामेशन बॉडी में होता है
तो ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है तो सारा इन्फ्लामेशन क्या एक जैसा हो सकता है? यस, डेफिनेटली इन्फ्लामेशन एक जैसा होता है। बट जिस तरीके से कपड़ा एक जैसा होता है, लेकिन जब उसकी सिलाई होती है तो वो उसका रूप बदल जाता है। कभी वो टी शर्ट बन जाता है, कभी वो शर्ट बन जाती है, कभी वो कुर्ता बन जाता है, और कभी वो पैंट बन जाता है। कपड़ा एक ही है बट वो चार चीजों में डिवाइड हो गया है। सिर्फ सिर्फ इसी तरीके से अगर ये इन्फ्लेमेशन आंखों पे आ गई तो जोगरेन सिंड्रोम और यूवीआइटिस जैसी बीमारी ऑटो इम्यून में कन्वर्ट हो जाती है। इंटेस्टाइन पे आ गई, लोअर इंटेस्टाइन में अगर आ गई तो सीलियक डिसऑर्डर, अपर इंटेस्टाइन में आ गई तो क्रॉस सिंड्रोम, स्पाइन में चली गई तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्मॉल जॉइंट्स में रह गई तो रूमेटिक आर्थराइटिस। एवरी इन्फ्लेमेशन इज ऑटोइम्यूनिटी, चाहे उसको नाम कुछ भी दीजिए। आप बेसिक पे जाएंगे तो इसी बेसिक पे जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन है। और अगर ऐसा नहीं है तो हर ऑटो इम्यून डिजीज में सीआरपी ईएसआर टेस्ट नहीं होते। हर ऑटो इम्यून डिजीज का एक ये दो टेस्ट मैंडेटरी कहला जाते हैं, जिसमें ये डिसाइड करना होता है कि इंफ्लेमेशन और इन्फेक्शन किस लेवल पर है। तो दिस इज कॉल्ड प्योरली ऑटो इम्यूनिटी। सिंपल गाइडेंस कि हमारी बॉडी के सोल्जर जो है वो बिकम मैड हो गए हैं, ओवर एक्टिव हो गए हैं, अपने ही टिश्यू को खाने लगे, अपने ही टिश्यू को खाने लगे तो इन्फ्लेमेशन होने लगी, इन्फ्लेमेशन होने लगी तो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट होने लगी। अब आते हैं हम कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। अब कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि डिजीज क्या होती है, कॉज ऑफ डिजीज क्या होती है। और कॉज ऑफ डिजीज अगर हमें पता लग जाए तो हम कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज को भी आसानी से समझ पाएंगे। हालांकि हम होम्योपैथ हैं, हमें कॉज ऑफ डिजीज होम्योपैथी अप्रोच से बहुत अच्छी तरह पता है। बट मैं उस पार्ट को यहाँ पर लूंगा जरूर, जिससे वो चीजें क्लियर होती जाए। आपका उस जो अपना कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से अपन विमुख नहीं हो, इसलिए मैं उस पार्ट को जरूर लूंगा, बशर्ते वो आपको आता है। बट फिर भी एक बार आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि यार कितना लिंक होता है एक बीमारी का हमारा कॉज, कॉज ऑफ डिजीज। इसके पीछे दो अप्रोच है। एक अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, जो बेसिकली एलोपैथी साइंस हमें बताती है, और एक होती है अप्रोच होम्योपैथी अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में बाहर के एंटीजन ने अटैक किया। बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, और जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उन सब ने हमारी बॉडी पर अटैक किया, हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब किया। हमारी इम्यूनिटी में बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स ने उनके साथ एंटीबॉडी बनाई। जब एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के तहत एंटीजन हार जाता है, तो हमारी बॉडी उससे बीमारी से बच जाती है। और अगर एंटीबॉडी हार जाती है तो हमारी बॉडी में डिजीज पैदा हो जाती है। सिंपल सा क्राइटेरिया है मॉडर्न अप्रोच का। बाकी आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया ने अटैक किया, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई, डिजीज हो गई। यहाँ पर हम डिफर हो जाते हैं। ये आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बहुत आराम से पढ़ा है। होम्योपैथी अप्रोच ये कहती है कि ठीक बात है कि बैक्टीरिया और वायरस ने आप पर अटैक किया, पर अगर वो अटैक 100 लोगों के ऊपर हुआ तो 100 के 100 बीमार होने चाहिए। 100 के 100 लोग बीमार नहीं हुए, 10 बीमार हुए या 20 बीमार हुए। अब अगर 10 और 20 बीमार हुए तो 80 बीमार क्यों नहीं हुए? या तो कोई ऐसी चीज है जो सबको प्रभावित नहीं कर पा रही है, लेकिन बैक्टीरिया एक ही है, या वो उस पर्टिकुलर एरिया में वायरस एक ही है, उस पर्टिकुलर प्लेस पर बैक्टीरिया एक ही है, तो सबके सब उसी से इफेक्टेड है, तो सबको अटैक क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसी चीज है जो इनको रोक रही है। और वो जो चीज है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे और किसी भी लैब डायग्नोस में नहीं आ रही। और जब वो लैब डायग्नोस पे नहीं आ रही है तो वो पन्ने पर नहीं आ रही है, इसका मतलब उसका वर्चस्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
वो है हमारी बॉडी की इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ आवर बॉडी। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है? जब इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी बॉडी का वाइटल फोर्स, आप लोग और हम लोग सब जानते हैं वाइटल फोर्स क्या चीज है। बेसिकली इम्यूनिटी को ही वाइटल फोर्स कहा जाता है। तो हमारी बॉडी की जो वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस से। और जब इंटरनल डिस्टर्बेंस से हमारा वाइटल फोर्स डैमेज हो जाता है तो हमारी बीमारियां जनरेट होने लग जाती है। अब यहाँ पर मैं वापस थोड़ा सा अपना पुराना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को रिकॉल करूंगा जिससे आपको चीजें समझने में आसानी हो। एलोपैथी साइंस ये कहती है कि इम्यूनिटी पर अटैक हुआ एंटीजेंस का। एंटीजन ने जब बॉडी पर अटैक किया तो हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट किया। चलो मान लीजिए वाइटल फोर्स को अटैक किया, और वाइटल फोर्स को अटैक हुआ तो हमारी बॉडी में डिजीज पैदा हो। पर होम्योपैथी ये कहती है कि यार ये वाइटल फोर्स सबको, सब सारे जो 100 लोग थे सबको इफेक्ट क्यों नहीं किया, केवल उसी को क्यों इफेक्ट किया, 10 लोगों को इफेक्ट क्यों किया या 20 लोगों को इफेक्ट क्यों किया? तो हमने उसका कारण बताया इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ अवर बॉडी। अब मेन सवाल आता है इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों होता है? तो कैंट साहब ने बहुत सिंपल सी बात समझाई थी। पीढ़ियों से हमारी जेनेटिक्स को अगर हम देखें तो हम भूल जाते हैं। हमारी केस टेकिंग में एक पॉइंट है जेनेटिक्स। आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या रही है? फैमिली हिस्ट्री पूछने का मेन कारण ये होता है कि आपके जीन्स किस तरीके से चले आ रहे हैं, आपके सिम्टम्स क्या चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम हमें जीन्स को अलाउ नहीं करता है समझना, हम जीन्स नहीं समझ सकते हैं, तो हम सिम्टम के तहत उस जड़ तक पहुंचते हैं कि यार ये बीमारी का प्रारूप कितने पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसी को कैंट साहब ने बहुत पहले समझाया था कि बीमारी कब पैदा हुई, जब हमारी बॉडी के अंदर एविल थॉट्स आने लगे। जब एविल थॉट्स आने लगे तो सप्रेशन होने लगा। जब वो सप्रेस हुए तो सोरा जनरेट हुआ। सोरा सप्रेस हुआ तो साइकोसिस सप्रेस हुआ। साइकोसिस बना, साइकोसिस जब सप्रेस हुआ तो हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने लगी। जब हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई तो हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ। हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ तो इंटरनल डिस्टर्बेंस बॉडी में हुआ। और जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ तो बॉडी में डिजीज पैदा हो गई। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। डिजीज कैसे पैदा हुई वापस देख लेते हैं एक बार। एविल थॉट्स, एविल थॉट्स आए, सोरा बना, सोरा सप्रेस हुआ, साइकोसिस बना, साइकोसिस सप्रेस हुआ, सिफिलिस बना, सिफिलिस सप्रेस हुआ, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई, वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ, और बॉडी में डिजीज पैदा हो गई। दिस इज अ क्लियर कट सिंपल मोडस ऑपरेंडी ऑफ अ डिजीज। किसी भी तरीके का डिजीज का मोडस ऑपरेंडी है दिस फिनोमिना। तो जो मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि भाई एंटीजन ने अटैक किया बॉडी के ऊपर और हम बीमार पड़ गए। होम्योपैथी यहाँ डिफर करके कहती है कि सबको अफेक्ट करना चाहिए था, सब इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब उसकी बॉडी खुद ही बीमार हो गई थी, और उस बीमार करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आपके म्याज और आपका वाइटल फोर्स। अगर ये दो चीज नहीं हो इंसान के ऊपर, अगर ये दो म्याज नहीं चल रहे हो, तो हम सभी लोग एक साथ एक ही तरीके सिम्टम प्रोड्यूस करें। जनरली ऐसा भी होता है कि चलिए 10 लोगों पे अटैक हुआ, 4 बीमार पड़े, चारों के सिम्टम डिफरेंस आ रहे हैं। उसका रीजन भी हमारी पीढ़ियों से चले आ रहे म्याज है। इसीलिए म्याज या हमारी जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और यही रोल ऑटो इम्यूनिटी को कन्वर्ट कर देता है। अब हम आते हैं कॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डिजीज पर। आई होप एक छोटा सा अगर आप मेरे को हम सब या कुछ मैसेज देंगे कि आप समझ पा रहे हैं कुछ चीजें, तो मुझे थोड़ा समझने में आसानी देगी कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा आप एक मेरे को मैसेज करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बताने के लिए। आप लोग समझ पा रहे हैं सब? कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, मॉडर्न अप्रोच। इसमें भी दो अप्रोच है हमारी, एक हमारी होम्योपैथी अप्रोच, एक हमारी है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि बी सेल्स और टी सेल्स जब मिसगाइड हो जाते हैं तो अपने ही सेल्फ टिश्यू को अटैक करते हैं और सेल्फ टिश्यू को खराब करने जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके सेल्फ एंटीजन बनाते हैं। और ये सेल्फ एंटीजन्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन जो होती है वो ऑटो इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज सिंपल ऑटो इम्यूनिटी
simple modus operandi of modern approach about autoimmunity. परंतु वो एक चीज और कहते हैं कि ये जो मिसगाइड है, ये जो मैडनेस है बी सेल्स और टी सेल्स की, ये क्यों पैदा होती है? ये पैदा होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एचएलए जीन्स के कारण। अब एचएलए जीन्स क्या चीज है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ एचएलए जीन्स का। एचएलए जीन्स है, हमारी सबकी बॉडी में एचएलए जीन पाए जाते हैं। ये एचएलए जीन है सेट ऑफ जीन्स विच रेगुलेट द इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। दीज आर कॉल्ड एचएलए जीन्स। इसीलिए ऑटो इम्यून टेस्ट में एक एचएलए टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर एचएलए जीन पॉजिटिव है तो उसके अंदर बी सेल और टी लिम्फोसाइट मिसगाइड हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर होम्योपैथी फिर डिफर हो जाती है कि यार एचएलए जीन जरा, जब मैं सेकंड पढ़ाऊंगा अभी होम्योपैथी का, तब अपन वो देखा जाएंगे इसमें कि कैसे होम्योपैथी से डिफर करती है। पहले इसको समझ लेते हैं वापस। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मैड हो गए, मिसगाइड हो गए, ओवर एक्टिव हो गए, उन्होंने अपने ही टिश्यू को अटैक करना चालू कर दिया, और जब अटैक करना चालू किया तो सेल्फ एंटीजन डेवलप हो गया। सेल्फ एंटीजन डेवलप होते हैं तो इन्फ्लामेशन आता है, इन्फ्लामेशन आता है तो ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और इन सब के पीछे कारण उन्होंने बताया HLA जीन। अब होम्योपैथी की जो अगर अप्रोच से देखें तो होम्योपैथी अप्रोच देखिए तो सेम, होम्योपैथी में भी अप्रोच सेम है। एचएलए टाइप हुआ, ये अल्टर हुआ, इसने बी सेल टी लिम्फोसाइट को अल्टर किया, इसने सेल्फ टिश्यू को डैमेज किया, सेल्फ एंटीजन डेवलप हुए, इन्फ्लामेशन हो गए, ऑटोमेटिक। सिंपल, ये भी होम्योपैथी अप्रोच मानती है। इन बात को भी होम्योपैथी अप्रोच बिल्कुल मानती है कि सब ऐसा ही होता है। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एचएलए टाइपिंग क्या है। एचएलए टाइप है, एचएलए जीन है, a set of genes which regulate the immunity। वो जीन जो इम्यूनिटी को रेगुलेट कर सकते। तो ये सबके अंदर होता है, तो फिर ये सबको ऑल्टर क्यों नहीं कर देते हैं? हर इंसान के अंदर बी सेल और टी लिम्फोसाइट ओवर एक्टिव क्यों नहीं हो जाते हैं? भाई अगर एचएलए टाइपिंग से ही अगर ये हो रहा है तो सबके अंदर ऐसा होना चाहिए, सबके अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन है कि यार कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जिसमें एचएलए टाइप भी ऑल्टर हो रहा है। मतलब मेन क्वेश्चन आता है, होम्योपैथी वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एचएलए क्यों डिस्टर्ब हुआ? फिर एचएलए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब एचएलए भी डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर एचएलए डिस्टर्ब हो रहा है तभी वो कुछ लोगों को बीमार कर रहा है, वरना सभी बीमार होने चाहिए। तो इसके पीछे होम्योपैथी अप्रोच कहती है, या एलोपैथी अप्रोच इसके पीछे भी एक रीजन देती है कि एलोपैथी साइंस ये कहती है कि एक्चुअली अल्टर क्यों होता है कि आपका जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, सप्रेशन है, ये सब चीजें आपको एचएलए को ऑल्टर करती हैं। परंतु होम्योपैथी इसमें एक चीज और जोड़ती है, वो है ब्याज और सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स। एलोपैथी साइंस यहाँ कहती है कि कंटिन्यूअस सॉरी एनवायरमेंटल फैक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण, स्ट्रेस जो हो रहा है उसके कारण, हम जो लोग खाना पीना कर रहे हैं, जो इतना केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके कारण ये सब म्यूटेशंस हो रहे हैं और जीन ऑल्टर हो जाते हैं। तो ये तो सबके अंदर ऑल्टर होना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो ऑटो इम्यूनिटी की तादाद 20% ही क्यों है? ये 90% या 80% होनी चाहिए कि सब सभी इन चीजों से गुजर रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी यहाँ इसको रिफाइन करती है कि जब वाइटल फोर्स पीढ़ियों से सप्रेस होता आ रहा है और मियाज अगर पीढ़ियों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब जाकर म्यूटेशन होते हैं, ना कि केवल एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस और खाना पीना। दीज आर नॉट अ फंडामेंटल कॉज टू अल्टर एनी काइंड ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम।
बिकॉज क्रोमोसोम और जीन्स इतने नगण्य, इतने सूक्ष्म है कि उनको सूक्ष्म चीज ही मार सकती है। नैनो पार्टिकल को नैनो पार्टिकल थ्योरी ही ऑल्टर कर सकती है, कोई भी और एटॉमिक चीज नैनो पार्टिकल को प्रभावित नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो मियाज और वाइटल फोर्स को इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि उनके डायग्नोस्टिक टूल में इसको मापने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए उसका जवाब सीधा देते हैं कि भाई ये हो जाता है। होता नहीं है, ये मियाज का खेल है। इसलिए ये चीजें जीन ऑल्टर होते हैं। जब मियाज और वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा वाइटल फोर्स मिसट्यून्ड हो जाता है। सप्रेस वाइटल फोर्स आने वाली जनरेशन के अंदर मिसट्यून्ड हो जाता है। मिसट्यून्ड का मतलब होता है कि वो अपने काम से भटक जाता है। और क्योंकि वाइटल फोर्स हर जगह है, हर ऑर्गन में है, हर जीन में है, तो वो हमारे एचएलए को ऑल्टर करता है। जब एचएलए ऑल्टर होता है तो वाइटल फोर्स अपना रिकॉग्निशन भूल जाता है। वाइटल फोर्स ये भूल जाता है कि उसको काम क्या करना है। और जब वाइटल फोर्स बहक जाता है, जब उसके ऊपर नशा चढ़ जाता है सप्रेशन का, तो वो हमारे बोन मैरो को ऑल्टर करता है। जब वो हमारे बोन मैरो को ऑल्टर करता है तो बी लिम्फोसाइट ऑल्टर होती है। इसी तरीके से, यह स्लाइड में नहीं है, जब वाइटल फोर्स रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है तो थाइमस ग्लैंड को भी इफेक्ट करता है, और थाइमस ग्लैंड में जो टी सेल बन रही है वो भी ऑल्टर हो जाती है। जब बी और सी टी लिम्फोसाइट ऑल्टर हो जाते हैं तो हमारे सैनिक हमारी ही बॉडी को खाते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी को क्रिएट कर देते हैं। दिस इज द फंडामेंटल वे ऑफ प्रोड्यूस ऑटो इम्यून डिजीजेस इन अवर बॉडी। एक केवल एक कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर और स्ट्रेस, इतनी बड़ी बीमारी का जनक नहीं हो सकता। और अपन होम्योपैथ है इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि लोगों को ये लगता है कि यार, सॉरी, लोगों को ये लगता है कि यार होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं हो सकता, एलोपैथी में इसका इलाज हो रहा है, या इसका सिर्फ रोकथाम ही संभव है। एलोपैथी इसलिए रोकथाम संभव की बात कर रही है क्योंकि उस वो रीजन ढूंढ रही है केवल और केवल एचएलए ऑल्टर तक। उनका रीजन चाह रहा है एचएलए ऑल्ट्रेशन तक। अब वो एचएलए ऑल्टर क्यों कर रहा है वो वहां तक नहीं जा सकते। और अगर वो इस थ्योरी को मान भी लेते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि म्याज नाम की कोई चीज होती है और वाइटल फोर्स नाम की भी कोई चीज होती है, और वो एचएलए को ऑल्टर कर रहे हैं, तो भी वो इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो इलाज है, उनका इलाज बैक्टीरियल थ्योरी पर डिपेंड करता है, सप्रेशन पे करता है, आउटवर्ड टू इनवर्ड करता है। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन इनवर्ड टू आउटवर्ड काम करती है, जीन्स पर जाके काम करती है, वाइटल फोर्स पर ही काम करती है। इससे जब वाइटल फोर्स पे कोई काम हो रहा है तो वो अनडायरेक्टली इनडायरेक्टली एचएलए पर काम हो रहा है। और जब वो एचएलए पे काम हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली बोन मैरो पे भी काम होगा, वो इनडायरेक्टली बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट पे भी काम होगा, और वो इनडायरेक्टली ऑटो इम्यूनिटी को खत्म करेगा। ट्रीटमेंट, अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली एलोपैथी साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी थ्योरी एचएलए तक जा रही है। एचएलए के बियॉन्ड अगर वो ये ढूंढ भी लेते हैं कि एचएलए क्यों ऑल्टर हुआ है, तो उनके पास कोई ऐसा मेडिसिन सिस्टम नहीं है जो वाइटल फोर्स को इफेक्ट कर सके। और वाइटल फोर्स को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो जो सिम्टम या जो उनकी मैकेनिज्म है वो उस पर ही वर्क करते हैं। उनकी मैकेनिज्म कहती है कि दिस इज अ प्योरली इन्फ्लेमेशन, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं। तो देयर इज नो ट्रीटमेंट, नो क्योरेटिव ट्रीटमेंट। उनके पास कोई क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, या वो प्रोग्रेशन कर सकते हैं स्लो। इस बीमारी की वो स्पीड को कम कर सकते हैं, बाकी वो इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। उनके पास जो ड्रग्स हैं वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। स्टेरॉइड नहीं दी जाती है इसके अंदर क्योंकि स्टेरॉइड एक लिमिट
तक काम करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पेन के हिसाब से काम कर सकती है कभी कभी, तो लॉन्ग टाइम तक नहीं दिए जा सकते, इसलिए वो नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन को यूज करते हैं, वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी। उनका सिर्फ एक काम है कि इन्फ्लेमेशन को दूर कर दो। अब क्योंकि लगातार इन्फ्लेमेशन को आप दवा बंद करने की दवा दे रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन नहीं हो, इन्फ्लेमेशन नहीं हो, इन्फ्लेमेशन नहीं हो, तो सॉरी, इन्फ्लेमेशन नहीं होने, इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है उसको खत्म करें। तो वो जब इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं तो बट ऑब्वियसली उनके सिम्टम में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है, उनको आराम मिलने लग जाता है। लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद की जाती है, वैसे ही इन्फ्लेमेशन बहुत स्पीडली वापस से ग्रो करने लग जाता है, और जब इन्फ्लेमेशन वापस ग्रो करता है तो फिर बीमारी और भयावह हो जाती है, और वो मेन ऑर्गन्स को भी लेने लग जाती है, जैसे किडनी पर भी उसकी अप्रोच पहुंच जाती है। इवन दो मैंने अपने 19 सालों में ये भी देखा है कि कई बार बीमारी ब्रेन तक भी चली जाती है। इसलिए इन दवाइयों को या तो वो बंद ही नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं आपको ये खानी पड़ेगी। तो दिस इज नॉट अनदर वे टू क्योर एनीथिंग। कोई दवा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिंदगी भर चले। इट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। अगर किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, इवन दो होम्योपैथी में भी अगर हम लगातार किसी चीज पे दवा दे रहे हैं एक ही बीमारी के लिए, तो इट विल बी डेफिनेटली इट इज नॉट अ क्योर। क्योंकि बीमारी और दवा एक समय मांगती है, एक टाइम होता है इन सबका। अगर वो टाइम नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उसका इलाज सही से नहीं कर पा रहे। इसलिए एलोपैथी में पेन और इन्फ्लामेशन का मैनेजमेंट किया जाता है, क्योर की वो बात नहीं करते हैं, और क्योर उनसे होता नहीं है क्योंकि उनके पास इसका मोडस ऑपरेंडी नहीं है। सॉरी, ये स्लाइड थोड़ी गलत हो गई है। मॉडर्न अप्रोच नहीं, होम्योपैथी अप्रोच है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। होम्योपैथी अप्रोच, इसमें बेसिकली क्या होता है, अब जरा हम इसको ढकते हैं कि यार हम कैसे, द बेसिक ट्रीटमेंट है रोल ऑफ होम्योपैथी इन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीजेज में होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है। आप केस टेकिंग ली, अब क्योंकि अब सब होम्योपैथी है इसलिए केस टेकिंग बताना कोई मतलब की बात नहीं। केस टेकिंग किस तरीके से ली जाती है, केस टेकिंग लेने का तरीका सिंपल सा है। आप जेनेटिक पे जाइए, जितनी जेनेटिक्स को आप देख रहे हैं, जितनी जेनेटिक्स को आप देख सकते हैं ऑटोइम्यूनिटी उतनी कवर हो सकती है। आपका प्रिस्क्रिप्शन, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कितनी जेनेटिक्स को कवर कर सकता है, वो आपका ट्रीटमेंट का आधार है। अगर आपकी केस टेकिंग हल्की पड़ गई, आपकी केस टेकिंग में अगर जेनेटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, यू नेवर गेट एनी काइंड ऑफ केसेस ट्रीट बाय ऑफ ऑटोइम्यून। आप किसी भी तरह का ऑटोइम्यून केस को ठीक नहीं कर सकते, ये तय है। क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी आपकी पीढ़ियों पर जाएगी, और ऑटोइम्यूनिटी का इलाज पीढ़ियों में ही होगा। तो इसलिए होम्योपैथी रेमेडी करती क्या है, जैसे ही आपने वेल सिलेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन दी। मैं यहाँ मेडिसिन के नाम इतने नहीं बता सकता क्योंकि अगर लिस्ट देखें ऑटो इम्यून डिजीज की, तो 80 ऑटो इम्यून डिजीज अभी एट प्रेजेंट ढूंढे गए हैं। अभी और लाइन चल रही है, लेकिन अभी तक 80 बीमारियां आ चुकी है। तो 80 बीमारी के 80 सिम्टम्स, 80 सिम्टम मतलब 80 तरह के सिम्टम, और 80 तरह के सिम्टम मतलब 80 तरीके की मियाजमेटिक थ्योरियां, 80 तरीके का सप्रेशन, 80 तरीके का वे ऑफ सिम्टम प्रेजेंटेशन, तो 80 तरीके की मेडिसिन। इसलिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन की बात करना तो बेईमानी हो जाएगी इस फील्ड पर। इसलिए होम्योपैथी में रेमेडी, मैंने नाम लिखा है कि आपने कोई भी होम्योपैथी रेमेडी, वेल सेलेक्टेड होम्योपैथी रेमेडी, इफ यू गिवन द पेशेंट, इट विल वर्क इन टू फेजेस। पहला फेज वो करती है, वाइटल फोर्स को रिपेयर करती है। सब जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन वाइटल फोर्स पर काम करती है, और वो वाइटल फोर्स पर रिपेयर करना चालू करेंगे। दूसरा काम क्या करती है, जैसे ही आपने किसी पेशेंट को होम्योपैथी रेमेडी दी, वो होम्योपैथी रेमेडी, पहला काम तो उसका जो सब, आप जुकाम भी ठीक करेंगे तो भी वो वाइटल फोर्स पे जाकर काम करेगी, आप कैंसर भी ठीक करेंगे तो भी वाइटल फोर्स पे जाकर काम करेगी। तो ये तो होम्योपैथी की दवाई, आप 30 पोटेंसी भी दे दीजिए, 6x में दे दीजिए, 6C में दे दीजिए, 50M दे दीजिए, CM दे दीजिए, DM दे दीजिए,
all medicines, all remedies will work on vital force by डिफॉल्ट। ये हमारी प्रोसेसिंग में ही है। तो पहला काम तो रिपेयर करेगी वाइटल फोर्स को। दूसरा जो काम वो करेगी इस बीमारी के तहत, वो काम करेगी हमारी बॉडी के, अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को देखें तो हम एक आर्टिफिशियल डिजीज को जनरेट करते हैं। अपन जब अपनी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि हमने हमारी बीमारी कैसे ठीक होती है, कि हमने मेडिसिन दी और उसने एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करी और उससे थोड़ी सी हायर दी, तो स्ट्रॉन्गर इज रिप्लेस, सॉरी वीकर इज रिप्लेस बाय द स्ट्रॉन्गर वन। सेम कहानी यहाँ होती है। वो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्रिएट करती है आर्टिफिशियल, पर्टिकुलर बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी एक आर्टिफिशियल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डेवलप हो जाती है। वो मेरे बॉडी में अलग होगी, आपकी बॉडी में अलग होगी, पेशेंट दूसरा है उसकी बॉडी में अलग होगी। क्योंकि जो सिम्टम उसको आ रहे हैं, आपने उन्हीं सिम्टम के आधार पर दवा दी है, रेमेडी दी है, तो उसी सिम्टम के आधार पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनेगी। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसी आधार पर बनेगी तो फाइट ऑफ सर्वाइवल चालू हो जाएगा। एक तलवार में दो म्यान नहीं रह सकती। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल एंटीबॉडी एंटीविरल रिएक्शन लड़ाई करेंगी। जो जीतेगा, जो जीतेगा वो रहेगा। अगर आपकी रेमेडी सही है, वेल सेलेक्टेड रेमेडी है, पोटेंसी सही है, और अगर आपका रिपीटेशन सही है, तो आप आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्स जो बना है वो विन हो जाएगा, वो जीत जाएगा। और जैसे ही वो जीतेगा, आपका जो थ्योरी है, जो लॉ ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ है, नौ नौ फंडामेंटल लॉ है, उनमें से एक लॉ है कि वीकर इज रिप्लेस बाय द स्ट्रॉन्गर वन। जब आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्स जीतेगा तो नेचुरल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को वो खत्म कर देगा। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नेचुरली खत्म हुई, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बन रहे थे वो इन्फ्लेमेशन खत्म होने लग गए हैं। और इन्फ्लेमेशन जैसे ही आपको साइन आने लगा, आपने अपनी मेडिसिन देना बंद कर दिया। जैसे ही आपने अपनी मेडिसिन देना बंद किया, आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्स की पावर कम होने लगी और वो एक्शन रिड्यूस होने लगा। एक्शन जैसे रिड्यूस होने लगा, इन्फ्लेमेशन खत्म होने लगा। इन्फ्लेमेशन जैसे ही खत्म होने लगा, सिम्टम खत्म होने लगे। सिम्टम जैसे ही खत्म होने लगे, ऑटोइम्यूनिटी खत्म होने लगी। तो एक पार्ट तो इसने ये कंप्लीट किया। दूसरा पार्ट क्या होता है कि अगर हमने यहीं छोड़ दिया, हमारी मेडिसिन ने इसको यहीं पे छोड़ दिया, तो वापस जनरेट हो जाएगी। तो ऐसा क्या तरीका हो कि ये दोबारा नहीं हो? तो द बेस्ट वे विच रेमेडी इटसेल्फ चूज, हमारी रेमेडी खुद चूज करती है कि उसने जो पहला एक्शन किया था, रिपेयर ऑफ वाइटल फोर्स, वो वाइटल फोर्स को इस तरह से रिपेयर कर देती है कि जब रिपेयर वाइटल फोर्स काम करता है तो वो बोन मैरो पे काम कर रहा होता है। जिस समय आपका आर्टिफिशियल एंटीजन, जो मैंने पीछे पढ़ाया देखेंगे, जिस समय आर्टिफिशियल एंटीजन बॉडी रिएक्शन आर्टिफिशियल और नेचुरल में लड़ाई हो रही होती है, उस समय हमारा वाइटल फोर्स बोन मैरो पे काम कर रहा होता है। और बोन मैरो को जब वो काम कर चुका होता है, तो बी सेल और टी सेल, यहाँ बोन मैरो केवल सही नहीं है, थाइमस ग्लैंड पे भी वो उतना ही काम करता है, उसी समय काम करता है। और जैसे ही वो इन दोनों पे काम कर रहा होता है, तो बी सेल्स और टी सेल्स को, राइट, जो ऑल्टर हो रहे थे उनका वो उनको रिड्यूस करता है। जैसे ही वो रिड्यूस होते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो टिश्यू का हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है। वो खत्म होता है तो इन्फ्लेमेशन खत्म होता है और ऑटोइम्यूनिटी खत्म हो जाती है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्योर थेरेपी क्योर थ्योरी ऑफ होम्योपैथी अप्रोच, कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। दिस इज द वे हाउ कैन यू गेट ऑटोइम्यूनिटी, बॉडी से कैसे ऑटोइम्यूनिटी को बाहर निकाल सकते हैं। ये बेसिक तरीका है। आपकी रेमेडी का पोटेंसी और पावर और रिपीटेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और जितनी जेनेटिक्स से आप उसको लेके चल रहे हैं, जितनी जेनेटिक्स से, अगर आपकी केयर टेकिंग में जेनेटिक्स का रोल नहीं आएगा, यू नेवर एवर क्योर द ऑटोइम्यूनिटी, नेवर एवर। द फंडामेंटल कॉज आर remain same. Best case taking is half cure.
well selected remedy is 25% cure, and well potency and repetition is another 25% is case recover 100%. The list of diseases of autoimmune disease, ये तो सबको पता है, सब जगह मिल जाती है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये कुछ लिस्ट है जिसमें से बहुत जो कॉमन चल रही है इस समय, और एलोपेशिया चल रहा है, एनकाइलोसिंग बहुत स्पीड में चल रहा है, ऑर्काइटिस बहुत चल रहा है, बेसिक डिजीज बहुत चल रही है, सीलियक डिजीज बहुत तादाद में चल रही है, क्रोन्स डिजीज बहुत चल रही है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 बहुत चल रही है, एक्जिमा बहुत चल रहा है, गोइटर बहुत चल रहा है, गुलियन बेल सिंड्रोम बहुत चल रहा है, हॉसुमोटो थायराइड बहुत चल रहा है, आईटीपी बहुत चल रहा है, एक आपका लाइकन प्लेयर बहुत चल रहा है, मायस्थीनिया ग्रेविस बहुत चल रहा है। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। अब अगर होम्योपैथी की बात करें तो स्कोप ऑफ होम्योपैथी क्या है? जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं इतना मानता हूं, स्कोप ऑफ होम्योपैथी, autoimmune diseases are rising, so is the demand of for homeopathy. जितनी autoimmune disease बढ़ेंगी, जितनी बढ़ेंगी, हमारा स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट। मतलब मैं 20 सालों में ये चीज देख रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ 1 साल स्किन डिजीज देखे थे, बाकी मैंने अभी तक 17 सालों में स्किन डिजीज नहीं देखी। मैं, क्योंकि इसको बहुत बड़ा है आपके पास, आप स्किन डिजीज पे क्यों काम करना है? तो धन्यवाद देना चाहिए अपने को इस एनवायरनमेंट का, एलोपैथ डॉक्टर्स का, जिन्होंने हमारे लिए फील्ड तैयार किया है। मैं तो रोज सुबह उठ करके या तो भगवान को नमस्कार करता हूँ या एलोपैथ डॉक्टर को नमस्कार करता हूँ कि आपने हमारे लिए फील्ड जनरेट किया है कि हम पैसा कमा पाए। नहीं तो स्टोन निकालने से पैसा नहीं निकलेगा। जहां आप काम नहीं कर रहे हैं वहां हम काम करेंगे, वहां हम पैसा कमाएंगे। दिस इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथी। दीज आर द वर्ड फॉर माइंड। थैंक्स अलॉट। इफ यू, आप लोगों को धन्यवाद जो बहुत 40-50 मिनट मुझे आपने सुना, और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बहुत आसान शब्दों में आपको इसको समझा पाऊँ। होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। और ऑटो इम्यूनिटी आई नहीं आई एक अलग चीज है, बट मेरा मानना यह है कि पैसा कमाना है तो ऑटो इम्यून डिजीज देखना है। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो सर प्लीज। मैं वैसे बताने लायक कुछ हूं नहीं, क्योंकि बहुत छोटा हूं मैं सबसे, और हो सकता है कि नॉलेज में भी बहुत कम हूँ। बस मेरी कुछ। यस सर, डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर, नमस्कार सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत अच्छा आपने जो है योगेश खंडेवाल जी, इतना शानदार जो दिए, हमको मन प्रसन्न कर दिया। और थैंक इनो यू सर। डिजीज का हमने तो कुछ ऐसा है, सोरेसिस वगैरह का केस हमेशा देखते हैं, ज्यादा आता है यही। और बाकी तो थायराइड फलना चिलना देखते ना एलोपैथिक में। एक चीज जो आप कहे, शानदार कहे, कि स्कोप ऑफ होम्योपैथी, हमारा जो है होम्योपैथिक डॉक्टर को बनाया है एलोपैथिक डॉक्टर ही, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और सर होम्योपैथी भी जो बनाए हैं वो भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर हेलमेंट साहब भी बहुत बड़े एलोपैथिक डॉक्टर हैं। तो जितने भी हमारे जो विद्वान हुए सब एलोपैथिक डॉक्टर थे, उब गए थे एलोपैथिक से, तब होम्योपैथिक का क्षेत्र आया था। तो बहुत अच्छा ऑटो इम्यून डिजीज पर आपने बताए। और एक चीज जो हमको अच्छा लगा कि एच एल ए जो हमारा क्या है, बॉडी का वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। और उसी के थ्रू हमारा वाइटल फोर्स का ड्रेंज करता है और सप्रेशन करता है ना। तो तो यह जो है ऑटोइम्यून डिजीज पैदा कर देता है। होम्योपैथिक में एक शब्द ही आया है, नो सप्रेशन, नो सप्रेशन, only for curative way of treatment according to similar, similia similibus curentia, similar in disease
यानी बीमारी का कारण भी सिमिलर हो, डायनेमिक हो। हमारे जो है बीमार पड़ने वाला भी व्यक्ति वाइटल फोर्स होता है जो डायनेमिक है, और उसी को हम इलाज करते हैं, नॉट शरीर को इलाज नहीं करते हैं। और हमारी मेडिसिन जो है मार्वेलस है, वह डायनेमिक है। चाहे 3, 6, 30 जो ले लीजिए, सब डायनेमिक है, सूक्ष्म है। तो सर कारण इसीलिए इनविजिबल। हाँ इसीलिए हम ऑटो इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हाँ वो हाँ, जरा सा सर, कारण इसीलिए इनविजिबल है कि हमारा कारण जो है अदृश्य है। और एंगर है, सदमा है, चीटिंग है, ठगना है, जो भी हो, कारण इनविजिबल मन में ही पैदा होता है। अब रहा बात किया ऑटो इम्यून डिजीज क्यों आया, कैसे आया, तो आपने फैमिली हिस्ट्री को बनाया, बड़ा बढ़िया। तो विदाउट कम्बिनेशन नो फॉर्मेशन, नो कंस्ट्रक्शन, नो डेवलपमेंट। बिना कम्बिनेशन का, कम्बिनेशन इज द नेसेसरी इन द लाइफ एंड ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल। तो कम्बिनेशन डेफिनेटली। क्या, वही कम्बिनेशन, माता पिता का कम्बिनेशन है ना, माँ का कम्बिनेशन और पिता का कम्बिनेशन, उसके बाद शरीर हमारा उत्पन्न होता है, हम पैदा होते हैं। तो माँ ने क्या दिया और बाप ने क्या दिया, उसके बाद तब वातावरण आता है। जैसा माँ बाप दिया है वैसा तो होगा ही। ऑटोइम्यून डिजीज इस पर इफेक्ट करता है। तो होनियार पुत्र के होते चिकने पार कहा गया है ना। तो इसीलिए बहुत बढ़िया आप बताए, इसका ट्रीटमेंट जो करेंगे हम, तो दो ही चीज हो सकता है ट्रीटमेंट में। चाहे वह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देंगे, चाहे म्याजमेटिक डेफिनेटली। रेमेडी देंगे। म्याजमेटिक रेमेडी हमारा हैंडमैन साहब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में बोल दिए हैं, इंडिस्पोजिशन, मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज। इसको तो हम बिल्कुल। ठीक कर सकते हैं। नींद यदि रात 2 रात जगे हैं तो जरा सो लीजिए, आराम हो जाएगा, है ना। इसी का ट्रीटमेंट गलत करते हैं, उसका परिणाम, इंडिस्पोजिशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसका परिणाम जो है हमारा क्रोनिक डिजीज में परिणित होता है। क्रोनिक डिजीज सोरा, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक, है ना। तो बहुत अच्छा आपने जो है बताए, और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक बताए, सोरा साइकोटिक सिफिलिटिक, सोरा जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, फंक्शनल डिजीज, साइकोटिक ओवर ग्रोथ, और इसी का ट्रीटमेंट गलत करते हैं, जिसके कारण से ऑटो इम्यून डिजीज में हम परिणित हो जाते हैं। और सिफिलिस का जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर लास्ट में जो है जो भी बीमारी हो उसका नाम दिया। एक चीज आपसे हमारा क्वेश्चन है, बिना बताएं सर। सोरा का, बिना सोरा का कोई व्यक्ति पैदा हुआ है? नहीं हो सकता। बस, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। सोरा इज द नेसेसरी, सोरा सब व्यक्ति में जो है तो मौजूद सोरा है। नहीं होगा, थिंक, अगर सोरा हाँ, नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी। बिना सोरा का थिंकिंग ही सोरा है, सोच ही सोरा है। आप सोच नेगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, इस सर पर निर्भर एविल करता थॉट है। जो केंट ने दिया, मैंने बताया, जब एविल हाँ, थॉट जब केंट ने दिया तो पहले हम्म, सोरा ही बना। अगर सोरा नहीं हाँ। बनता तो सिफिलिस कहाँ से आता, सिफिलिस कहाँ, साइकोटिक कहाँ से आता, साइकोटिक नहीं आता, सिफिलिस कहाँ से आता। तो सोरा इज अ फंडामेंटल कॉज। एक हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर बी सानी, उन्होंने, उनसे हम क्वेश्चन किया था, और हमको वहीं से थर्ड आई का फॉर्मेशन हुआ होम्योपैथिक के प्रति लगा हुआ। हमने क्लास में, ज्वाइंट क्लास लेते थे, हम क्लास में पूछे कि बिना सोरा का कोई व्यक्ति है, तो कहीं नहीं। तो फिर कहें, हम कहें पॉसिबल ही कि नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताए कि जो का इसकी पॉजिटिव सोरा एक व्यक्ति में था, वो थे युधिष्ठिर में। हाँ पॉजिटिव। तो वो यह जो पॉजिटिव है सोरा है। पॉजिटिव सोरा युधिष्ठिर में था, और युधिष्ठिर ने अपना जो द्रोणाचार्य के कहने पर बाण रख दिए, किसी को नहीं माने, हुआ जो भी हो बीच में हुआ हो। तो सर इसीलिए बहुत इसीलिए, बहुत धन्यवाद। इसीलिए केवल वही स्वर्ग गए थे। हाँ, तो इसलिए बहुत बढ़िया आपने बताए कि हम होम्योपैथिक जो खड़ा है ड्यू टू एलोपैथिक, एलोपैथिक का ट्रीटमेंट एक्सटर्नल टू इंटरनल, और होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट इंटरनल टू
एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हेयरिंग। तो वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू। घर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल। मेरा एक छोटा निवेदन ही है, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जनरली मैंने 19 सालों में दो मिनट और दूंगा मैं आप लोगों के, क्योंकि नया फोरम है, मैं नई पहली बार आया हूँ, हो सकता है मुझसे छोटे भी लोग सुन रहे हो। जिस दिन हम अपनी होम्योपैथी से प्यार नहीं करेंगे, उस दिन वो हमें प्यार नहीं करेगी। गिव एंड टेक का रिलेशन है। एक माँ अपने बच्चे को इसलिए प्यार करती है कि उसका लगाव है, बच्चा अपनी माँ से इसलिए प्यार करता है कि बस एक वो रिलेशन मान लीजिए कि वो लगाव है। बाकी दुनिया में सारे गिव एंड टेक के रिलेशन है। तो होम्योपैथी को अगर प्यार नहीं करेंगे तो होम्योपैथी आपको प्यार नहीं करेगी, और अगर आप होम्योपैथी होम्योपैथी का विश्वास प्यार नहीं करेंगे। करने का साधन सर, सबसे पहले साधन है, हम मरीज, पहले हैंडमैन साहब को प्यार करेंगे। अब 10 डेफिनेट, अप्रैल को 10 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल जो है होम्योपैथिक डे है, इसको हम लोग हर क्लिनिक पर शानदार से मनावे, और प्रत्येक दिन जो है होम्योपैथिक से लाभ लेते रहिएगा। एक से बिल्कुल। एक दिन मनाने का फल मिलता है। तो जय हैंडमैन, जय होम्योपैथी, थैंक आप यू। घर सभी घर को होम्योपैथी, घर आने घर वाले होम्योपैथी। होम्योपैथी दिवस पर की हाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे यही एक अनुरोध है, कोई भी केस करे पर निपुण होके करे। थैंक यू सर। यस यस यस, बहुत बढ़िया दिए। आप पहला बार आए हैं, लेकिन आईएफपीएच के तरफ से होल टीम, हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं, हम आईएफपीएच के तरफ के होल टीम, चाहे मॉडरेटर हो, चाहे पदाधिकारी हो, सबके तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। जो है बहुत बहुत बधाई। अगर आगे मौका मिला तो जरूर एक बार और आपके समक्ष आने की एकदम आइए, कोशिश अपना करेंगे। नंबर जरा दे दीजिएगा, नंबर इस पर दे दीजिएगा। 98295 98295719 719 83। थैंक यू। थैंक यू सर। ये लीव हो गई या लीव करनी पड़ेगी, कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा, या अभी कुछ और नहीं सर, बोलना आप है? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हेलो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। हाँ सर। कृपया सावधानी से उपयोग आप सर, अभी भी हमारे पास 2 मिनट है, अगर कुछ ऐड ऑन करना हो आपको। नहीं सर, बस मेरा को यही कहना है कि जो भी काम करें बहुत ईमानदारी से करें। और होम्योपैथी में हर फील्ड होम्योपैथी है, अपना स्कोप बढ़ रहा है। उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचें कि एक होम्योपैथ है जो एंड टाइम पर जिस दिन मरेंगे, उस दिन भी मरीज ये कह के जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरी दवा बता जाओ, बाकी मर जाना। तो क्लासिकल होम्योपैथी का मजा है, एक बार मेडिसिन छांटिए, दोबारा मेहनत मत करिए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर में भी और सेशन होंगे। मैं कुछ कारण से पूरा सेशन नहीं देख पाया, बट नेक्स्ट टाइम अगर कुछ सेशन हो तो जरूर अटेंड करूंगा मैं। uh, और थैंक यू सर। फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेशन।